ओके, ऑल सेट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर डिफरेंट थियोरीज के बारे में। दो काफ़ी पॉपुलर थ्योरीज हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जैसे कि नेचुरल थियोरी ऑफ ह्यूमन राइट्स और लीगल थियोरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन दोनों थियोरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब मैं थियोरीज की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। कोई कहता है ह्यूमन राइट्स जो है वो नेचुरल हैं, वो हमें भगवान के द्वारा दिए गए हैं, नेचर के द्वारा दिए गए हैं, वो जो है वो मॉरल ऑर्डर का प्रोडक्ट है, वो जो है वो रिलीजियस ऑर्डर का प्रोडक्ट है, नेचुरल ऑर्डर का प्रोडक्ट है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ह्यूमन राइट्स हमें जो है वो स्टेट के द्वारा दिए गए हैं। तो कुछ लोग हैं जो लीगल थियोरी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो नेचुरल थियोरी के एक्सपोनेंट हैं। तो हम पढ़ेंगे कि क्या वो अलग अलग थियोरीज हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर। दो थियोरीज को हमें पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया, नेचुरल थियोरी ऑफ ह्यूमन राइट और लीगल थियोरी ऑफ ह्यूमन राइट। आइए सबसे पहले नेचुरल थियोरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जब मैं नेचुरल थियोरी ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करता हूं, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर थियोरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। It believes that human rights are the product of natural law। जब मैं नेचुरल थियोरी ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करता हूं तो ये सबसे पुरानी थियोरी है और सबसे पॉपुलर थियोरी है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। यहां पे ये माना जाता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किस चीज का प्रोडक्ट है, वो नेचुरल लॉ का प्रोडक्ट है। मतलब कि जो नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करता था उसके द्वारा हमें ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। ह्यूमन राइट्स हमें नेचर के द्वारा दिए गए हैं। ह्यूमन राइट्स हमें डिवाइन अथॉरिटी के द्वारा दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो किसी इंसान के द्वारा नहीं दिए गए हैं, किसी स्टेट के द्वारा नहीं दिए गए हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं दिए गए हैं, किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि नेचर ने हमें ये ह्यूमन राइट्स दिए हैं। ये ह्यूमन राइट्स इनहेरेंट हैं। जब हम पैदा हुए तो इंसान होने के नाते हमारे पास ये ह्यूमन राइट्स थे। तो इस चीज की यहां पे बात की जाती है कि हर एक इंसान के पास, हर एक ह्यूमन बीइंग के पास कुछ राइट्स हैं जो कि इनहेरेंट हैं, यूनिवर्सल हैं, हर एक इंसान के पास हैं और वो हमें नेचर के द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद अरिस्टोटल, द स्टोइक्स, थॉमस पाइने, जॉन लॉक, रूसो, सेंट एक्विनोस, ये इसके एक्सपोनेंट माने जाते हैं नेचुरल थियोरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के। मतलब कि इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स की जो थियोरी थी, नेचुरल थियोरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसको डेवलप करने की कोशिश की, उसको डेवलप किया। बेसिक बिलीफ क्या है ये जो नेचुरल थियोरी है ह्यूमन राइट्स की, इसका बेसिक बिलीफ क्या है, किस चीज के ऊपर ये विश्वास रखती है? सो राइट्स बिलोंग टू मैन बाय नेचर, दे आर इनहेरेंट, इनएलिएनेबल, इनबॉर्न, एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल इन नेचर। तो यहां पे भी यही बात की जा रही है कि जो इंसान को राइट्स मिले हुए हैं, ह्यूमन राइट्स, वो नेचर ने हमें दिए हैं। और ये जो राइट्स हैं ये इनहेरेंट हैं, इनएलिएनेबल हैं, इनबॉर्न है, एब्सोल्यूट है, यूनिवर्सल है नेचर में। मतलब कि ये राइट्स हर किसी के पास है, यूनिवर्सल इन नेचर है, ये इनहेरेंट है और इनएलिएनेबल है। हमसे ये छीने नहीं जा सकते हैं। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी स्टेट, कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कोई भी सरकार, कोई भी इंसान हमसे इन अधिकारों को नहीं छीन सकता है। हम जैसे ही पैदा हुए हमारे पास कुछ इनएलिएनेबल राइट्स थे जो हमसे लिए नहीं जा सकते हैं, उसकी यहां पे बात की जाती है। यहां पे कहा जाता है कि ये जो राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट हैं, ये पूरे तरीके से, एब्सोल्यूट तरीके से, कंप्लीट तरीके से हमें मिले हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं दे आर इवन प्री सिविल एंड प्री सोशल कंसेप्ट, एनी काइंड ऑफ अनजस्ट, आर्बिट्रेरी और ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट टू ह्यूमन बींग्स इज एन इनजस्टिस एंड असॉल्ट अपॉन इंटायर ह्यूमैनिटी। यहां पे ये कहा जाता है कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स हैं। ये जो है वो प्री सिविल और प्री सोशल कंसेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, जब हमारे यहां स्टेट नहीं थी उससे पहले के हमारे पास ये राइट्स अवेलेबल हैं। ये जो राइट्स हैं ये स्टेट से पहले के हैं, जब स्टेट नहीं भी बनी थी, जब कोई किसी तरह का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी, कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब भी हमारे पास ये राइट्स थे। और इसी के साथ साथ प्री सोशल होने का मतलब ये है कि जब सोसाइटी नहीं थी, जब सोसाइटी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आई थी, तब से हमारे पास ये राइट्स हैं। जब से इंसान इस धरती पे आया है तब से उसके पास कुछ इनएलिएनेबल राइट्स हैं, जन्म सिद्ध अधिकार उसके पास हैं, उनको जो है हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो यहां पे ये कहा जाता है कि इन राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई अनजस्ट, आर्बिट्रेरी या फिर ऑपरेसिव ट्रीटमेंट किया जाता है ह्यूमन बींग्स को, वो इनजस्टिस होगा और पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर वो असॉल्ट है। मतलब कि अगर किसी तरह का कोई अनजस्ट, आर्बिट्रेरी या फिर
ऑपरेसिव ट्रीटमेंट किया जाता है इंसानों के साथ। इंसानों के साथ अगर कोई क्या बोलते हैं, उनके खिलाफ अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनके खिलाफ अगर कोई अनजस्ट एक्शन लिया जाता है, अगर आर्बिट्रेरी उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, तो क्या होगा, ये जो है वो इनजस्टिस होगा, ये बेइंसाफ होगा और साथ ही साथ पूरी की पूरी इंसानियत के ऊपर ये एक हमला है। सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो इंसान के जन्मसिद्ध अधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, इनको कोई इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, इनको कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है, इनके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, इनको कोई हमसे छीन नहीं सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो पूरी की पूरी इंसानियत के ऊपर वो हमला होगा, वो इनजस्टिस होगा पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, वो इनजस्टिस होगा एक इंसान के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इस चीज की यहां पे बात की जाती है। क्रक्स में ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंसान के पास कुछ पहले से दिए हुए अधिकार हैं जो नेचर ने इंसान को दिए हैं। इंसान जब स्टेट्स में नहीं रहता था, जब स्टेट भी नहीं बनी थी, जब सोसाइटी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी, तब भी इंसान के पास ये राइट्स हुआ करते थे। जैसे राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी हो गया, तब भी इंसान के पास ये अधिकार थे। तब भी प्रेजेंस ऑफ नेचुरल लॉ हुआ करता था, हर इंसान के पास जो है वो ये अधिकार थे। तो इन लोगों का ये कहना है कि जब हमारे पास ये अधिकार स्टेट के आने के पहले के थे, सोसाइटी के आने से पहले थे, तो सोसाइटी और स्टेट कौन होती है हमारे राइट्स के ऊपर इंटरफेरेंस करने वाली? सोसाइटी और स्टेट कौन होती है हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज करने वाली? अगर स्टेट ने हमें ये अधिकार नहीं दिए हैं तो स्टेट हमसे ये अधिकार छीन भी नहीं सकती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज की यहां पे बात की जाती है। और जॉन लॉक की अगर मैं बात करूं तो उनको बिगेस्ट एक्सपोनेंट कहा जाता है किसका? ये जो नेचुरल राइट्स हैं या फिर ये जो नेचुरल थ्योरी है ह्यूमन राइट्स की, इसके जो बहुत बड़े एक्सपोनेंट हैं जिनका नाम है जॉन लॉक। वो अपनी एक किताब लिखते हैं। उस किताब का नाम क्या था? उस किताब का नाम था टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। क्या था? टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो वो ये किताब लिखते हैं जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। उसके अंदर जॉन लॉक का क्या कहना था? जॉन लॉक का ये कहना था कि 3 इनएलिएनेबल राइट्स आर गिवन टू मैन बाय नेचर एंड नो वन कैन स्नैच। उनका ये कहना था कि इंसान को 3 इनएलिएनेबल राइट्स हैं जो नेचर के द्वारा दिए गए हैं। वो 3 इनएलिएनेबल राइट्स कौन से हैं? जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है। ये जो 3 इनएलिएनेबल राइट्स हैं ये हमें नेचर ने दिए हैं, ये हमें जो डिवाइन अथॉरिटी है उसने दिए हैं, हमें नेचर ने दिए हैं। ये इनएलिएनेबल हैं, हमसे इनको कोई ले नहीं सकता है, कोई स्नैच नहीं कर सकता है, इन राइट्स को कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है, इन राइट्स को कोई वायलेट नहीं कर सकता है, इन राइट्स के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं लगा सकता है। वो राइट्स क्या है? वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमारे पास जीने का अधिकार है, हमारे पास राइट टू लाइफ है, हमारे पास राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत आजादी का हमारे पास अधिकार है। पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये हुआ कि तुम अपने हिसाब से अपनी फुलफिलमेंट के लिए, अपने आप को कंप्लीट तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती हैं, कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं लगाई जा सकती हैं। एक इंसान अपना जो मतलब कि फुलफिलमेंट है उसको परस्यू कर सकता है, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती हैं, उसके ऊपर कोई क्या बोलते हैं रिस्ट्रेंट्स नहीं लगाई जा सकती हैं। जब तक एक इंसान अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली जी रहा है, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती है। हाँ, अगर वो इंसान किसी और की लिबर्टी को इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, अगर किसी और के राइट को वायलेट करने की कोशिश करता है, अगर किसी और की राइट टू लिबर्टी को वायलेट करने की कोशिश करता है, राइट टू लाइफ को वायलेट करने की कोशिश करता है, तब रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। अदरवाइज इंसान जो है वो अपने आप को फुली अपने आप को डेवलप कर सकता है। वो उस चीज की यहां पे बात की जा रही है। उसके बाद यहां पे कहा जा रहा है राइट टू प्रॉपर्टी। वो कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट अधिकार है। हर किसी के पास अधिकार है कि उसके पास राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है। वो प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकता है, वो जमीन इकट्ठी कर सकता है, उसी के साथ साथ वो मतलब कि वेल्थ को इकट्ठा कर सकता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट देते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर वो सबसे ज्यादा फोकस डालते हैं। हालांकि वो राइट टू प्रॉपर्टी को राइट टू लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। वो कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। इसलिए जॉन लॉक का ये जो राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लाइफ है ना, ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर भी इन प्रिंसिपल्स को डाला गया है। और जॉन लॉक को फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे,
जॉन लॉक का यह कहना था कि इंसान के पास 3 इनएलिएनेबल राइट्स हैं जो उसको नेचर ने दिए हैं, उनको कोई भी छीन नहीं सकता है, उनको कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है, वायलेट नहीं कर सकता है, जिसके अंदर राइट टू लाइफ आती है, पर्सनल लिबर्टी आती है, और उसी के साथ साथ राइट टू प्रॉपर्टी आती है, जिसको वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसको वो राइट टू लाइफ के बराबर मानते हैं। वो कहते हैं हर किसी के पास राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए, वेल्थ को इकट्ठा करने का अधिकार होना चाहिए, प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने का अधिकार होना चाहिए, एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, कि इंसान हैप्पीनेस को परस्यू कर पाए, खुशी को परस्यू कर पाए। तो इस चीज की वो बात करते हैं। तो जॉन लॉक का सिंपली ये कहना था कि इन राइट्स को कोई वायलेट नहीं कर सकता है, ये नेचर ने हमें दिए हैं। नेचर ने अगर ये हमें राइट्स दिए हैं, स्टेट से पहले हमारे पास ये राइट्स हुआ करते थे। जब से इंसान इस धरती पे आया तब से अगर ये राइट्स हमारे पास थे, तो स्टेट कौन होती है इन राइट्स को वायलेट करने वाली? तो इसलिए यहां पे ये कहा गया कि स्टेट नॉर ओरिजिनेटर ऑफ दिस राइट्स, state was created to protect and promote these rights. If failed, then people can overthrow the government. People have all the rights to revolt against the government. यहां पे वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने स्टेट को इसलिए बनाया था ताकि वो ह्यूमन राइट्स को, ताकि वो ये जो नेचुरल राइट्स हैं, ये जो 3 इनएलिएनेबल राइट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट कर पाए, ताकि स्टेट जो है वो इन राइट्स को प्रमोट कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। स्टेट को हमने इसलिए नहीं बनाया था कि वो हमारे राइट्स को वायलेट करेगी। उनका यह कहना है कि स्टेट ने हमें ये अधिकार नहीं दिए हैं, स्टेट ओरिजिनेटर नहीं है इन राइट्स की। स्टेट इसलिए बनाई गई थी ताकि इन राइट्स को, इन 3 इनएलिएनेबल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो स्टेट को इसलिए बनाया गया था ताकि इन राइट्स को प्रमोट किया जाए। लेकिन स्टेट जो है इसलिए नहीं बनाई गई थी कि वो इन राइट्स के ऊपर इन राइट्स की वायलेशन करेगी। और अगर स्टेट इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है, अगर स्टेट इन राइट्स को प्रमोट करने में फेल हो जाती है और वो इन राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करती है, तो लोगों के पास पूरा अधिकार है कि वो स्टेट को फेंक दें, उस स्टेट के खिलाफ रिवॉल्ट कर दे, उस स्टेट को, उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दे, फेंक दे उखाड़ के। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार इन राइट्स को प्रमोट नहीं कर पाती है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, आपके राइट्स को वायलेट करती है, देन पीपल हैव ऑल द राइट टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, रिवॉल्ट अगेंस्ट द स्टेट एंड टू ओवरथ्रो द स्टेट। इस चीज की यहां पे बात की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको नेचुरल थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे लीगल थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर। लीगल थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले हम नेचुरल थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स का क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, किन ग्राउंड्स के ऊपर इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो सबसे पहले, नेचुरल टू वन पर्सन और वन कम्युनिटी में नॉट बी नेचुरल टू अदर्स। सबसे पहले यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये जो तुम कह रहे हो कि नेचुरल राइट्स हैं, नेचर ने हमें दिए हैं, नेचर के द्वारा दिए गए राइट्स हैं, तो ये जो नेचर का मतलब है, ये जो नेचुरल शब्द का ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक इंसान के लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे इंसान के लिए कुछ और हो सकता है, एक कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ और हो सकता है, दूसरी कम्युनिटी के लिए कुछ हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो क्रिटिसिज्म के अंदर यहां पे देखा जाता है कि जो क्रिटिक्स है नेचुरल थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के, उनका ये कहना है कि भाई ये जो तुम कह रहे हो नेचुरल राइट्स हैं, नेचर के द्वारा दिए गए हैं, तो ये जो नेचुरल शब्द है इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? नेचुरल शब्द का मीनिंग जो है, इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती है। एक इंसान के लिए नेचुरल कुछ और हो सकता है, दूसरे इंसान के लिए नेचुरल कुछ और हो सकता है। और नेचुरल का क्या मतलब है भाई? कौन से नेचुरल राइट्स किसने दिए हैं? क्या क्या मतलब वो कह रहे हैं कि नेचर ने दिए हैं। नेचर की डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम? तो इस चीज की यहां पे बात की जाती है। उसके बाद यहां पे कहा जाता है हु विल डिफाइन नेचुरल राइट्स। सबसे पहले नेचुरल राइट्स को डिफाइन कौन करेगा भाई? क्या है नेचुरल राइट्स, उनको डिफाइन कौन करेगा? हु विल इंपोज एंड इंप्लीमेंट दिस राइट्स। अच्छा, डिफाइन कर दिया तो इंपोज कौन करेगा? ठीक है, कह दिया कि हमारे पास ये फलाने नेचुरल राइट्स हैं, लेकिन अब इनको इंप्लीमेंट कौन करेगा, इन्फोर्स कौन करेगा? तुम कह रहे हो कि स्टेट से भी पहले ये राइट्स हमारे पास थे, स्टेट से पहले भी लोग इन राइट्स को एंजॉय करते थे। अगर स्टेट से पहले इन राइट्स को लोग एंजॉय करते थे तो इंप्लीमेंट कौन करता था इन राइट्स को, है ना? मतलब कि मान लो एक ऐसा समाज है जहां पे स्टेट नहीं है और लोग जो हैं वो बिना स्टेट के रह रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई सजा का प्रोविजन नहीं है, तो लोगों के राइट्स, लोग एक दूसरे के राइट्स को वायलेट कर देंगे। कोई किसी की प्रॉपर्टी छीन लेगा, कोई किसी को गोली मार देगा, माइट इज राइट प्रिवेल होगा, इनाकी आ जाएगी, है ना, वो होगा। तो कैसे पॉसिबल है कि बिना स्टेट के कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हर कोई एंजॉय कर रहा है? मतलब लोग इतने अच्छे कब से हो गए कि हर कोई एक दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट कर रहा है? और स्टेट से पहले, मतलब स्टेट जैसी कोई अथॉरिटी नहीं है
और ये लोग कह रहे हैं कि नेचुरल राइट्स जो थे वो हम स्टेट से पहले भी इंजॉय करते थे, हर किसी के पास ये राइट्स थे। तो भाई पहले अगर राइट्स थे तो लोग इतने अच्छे थे, मतलब कि हर कोई इन राइट्स को इंजॉय करता था, मतलब कि कोई मतलब लोगों के अंदर क्या सेल्फिशनेस नहीं थी क्या? लोग किसी की प्रॉपर्टी को स्नैच नहीं कर लेते थे? जब किसी चीज का डर ही नहीं है तो कोई किसी की प्रॉपर्टी को स्नैच कर लेगा, कोई किसी की लाइफ को थ्रेटन कर देगा, कोई किसी की वेल्थ को स्नैच कर लेगा, कोई किसी के पार्किंग में गाड़ी को पार्क कर देगा, कोई किसी के खेतों में खुद फसल लगा देगा, कोई किसी के खेतों को कैप्चर कर लेगा। तो जब लोगों के पास डर ही नहीं है किसी चीज का, कोई इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी ही नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, तो इस चीज की यहां पे बात की जाती है। और यह कहा जाता है कि चलो ठीक है, तुम कह रहे हो कि नेचुरल राइट्स को स्टेट ऑफ नेचर से पहले एंजॉय किया जाता था, मतलब स्टेट ऑफ नेचर में भी एंजॉय किया जाता था, स्टेट बनने से पहले, सोसाइटी बनने से पहले। तो ये जो नेचुरल राइट्स की जो थियरी देते हैं लोग, इनका ये कहना था कि भाई उस वक्त भी लॉ हुआ करता था, मतलब कि वहां पे नेचुरल लॉ हुआ करता था, और लोग जो हैं वो रैशनल हुआ करते थे, लोग जो हैं वो समझदार हुआ करते थे। लोगों को ये लगता था, लोग ये समझते थे कि हमें एक दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो लोग जो थे वो समझदार थे। यहां पर यह कहा जाता है कि नेचुरल राइट्स को कोई अपने हिसाब से डिफाइन भी कर देता है। मतलब कि मान लो मैं तुम्हारी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा देता हूं, नेचुरल लॉ अवेलेबल है, नेचुरल राइट्स सारों के पास हैं कि हर किसी के पास अधिकार है, नेचुरल राइट्स हैं। अगर मैं आपकी पार्किंग में गाड़ी लगा दूंगा, अगर आप मुझे बोलोगे कि तूने मेरी पार्किंग में गाड़ी क्यों लगाई, तो मैं बोलूंगा कहां लिखा है, बताओ मुझे, मैं लगा सकता हूं गाड़ी। तो ये जो डेफिनेशन है नेचुरल राइट्स की, ये वेरी करती है, इसको कौन डिफाइन करेगा और साथ ही साथ इंप्लीमेंट कौन करेगा इन राइट्स को और इंपोज कौन करेगा इन राइट्स को, तो ये इसका क्रिटिसिज्म आता है। अब नेक्स्ट थियरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है लीगल थियरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अब हम बात करेंगे लीगल थियरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। इसी थियरी को हम लीगल पॉजिटिविज्म से भी जानते हैं, पॉजिटिव थियरी के नाम से भी जानते हैं, और यूटिलिटेरियन थियरी के नाम से भी जानते हैं। देखो, जब मैं लीगल थियरी की बात कर रहा हूं ना, लीगल थियरी जो है वो कन्वेंशनल सेंस ऑफ टर्म के मतलब की बारे में बात करती है, राइट्स के बारे में। ये जो है वो कन्वेंशनल थियरी है राइट्स की। जब मैं लीगल थियरी ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं, ये बिलीव करते हैं दैट लॉ डज नॉट डिराइव इट्स जेनेसिस टू नेचर और डिवाइन कमांडमेंट्स। इनका कहने का मतलब ये है कि जो लॉ है, जो आपके राइट्स हैं, ये किसी मतलब कि नेचर के द्वारा नहीं दिए गए हैं। लॉ जो है वो अपना जो जेनेसिस है वो नेचर से ड्राइव नहीं करता है या किसी डिवाइन कमांडमेंट से ड्राइव नहीं करता है। यहां पे सिंपल इनका कहने का मतलब है कि जो लॉ है ना, जो कानून है, वो किसी नेचर से ड्राइव नहीं किया जाता है या फिर किसी डिवाइन, किसी भगवान से, किसी डिवाइन अथॉरिटी से ड्राइव नहीं किया जाता है। लॉ जो है वो स्टेट के द्वारा बनाया जाता है, स्टेट बनाती है लॉ, सरकार बनाती है लॉ को। उसके बाद यहां पे ये कहा जाता है, सपोर्टर्स ऑफ दिस थियरी आर्ग्यू दैट एग्जिस्टेंस एंड कंटेंट्स ऑफ राइट्स कुड बी डिराइव्ड ओनली फ्रॉम द लॉज ऑफ स्टेट। यहां पे ये कहा जाता है कि ये जो तुम्हारी ह्यूमन राइट्स हैं, ये जो तुम्हारे राइट्स हैं, ये जो नेचर है राइट्स का, ये जो एग्जिस्टेंस और कंटेंट है राइट्स के, इसको हम सिर्फ और सिर्फ लॉज ऑफ स्टेट से ड्राइव कर सकते हैं। सिंपल सा मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स वालों का ये कहना था कि जो राइट्स हैं वो उनको नेचर के द्वारा दिए गए हैं, और वो जो राइट्स हैं वो स्टेट से पहले भी उनको एंजॉय करते थे। इनका ये कहना है कि राइट्स आपको तब मिलते हैं जब सरकार आपको राइट्स देती है, जब सरकार के पास एक प्रॉपर लॉ होता है कि अगर आपके राइट्स वायलेट भी हो जाएंगे तो सरकार जो है वो लीगल सेंस ऑफ टर्म में उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, है ना। आज के राइट्स में यही होता है ना, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। मान लो मेरा राइट टू लाइफ जो है वो वायलेट हो जाता है, राइट, तो मैं कहां पे जाऊंगा? मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा, हाई कोर्ट के पास जाऊंगा, वो उन राइट्स को इन्फोर्स करवाएंगे, जिसने मेरे राइट को वायलेट किया है उनको प्रॉपर्ली पुनिश किया जाएगा। मगर नेचुरल राइट्स की टर्म में ऐसा तो नहीं था ना। नेचुरल राइट्स का कहना था, नेचुरल राइट्स के लोगों का कहना था कि हम स्टेट से पहले भी इन राइट्स को एंजॉय करते थे। लेकिन लीगल थियरी ऑफ ह्यूमन राइट्स वालों का यह कहना है कि जब स्टेट के द्वारा प्रॉपर एक लॉ बनाया जाएगा, लीगल मैकेनिज्म बनाया जाएगा, तब तुम्हें राइट मिलते हैं, तब तुम्हारे पास ये जो अलग अलग तरह के राइट्स हैं ये तुम्हारे पास आते हैं। और अगर तुम्हारे राइट्स वायलेट भी हो जाते हैं तो सरकार इनको इंप्लीमेंट करती है या स्टेट इनको इंप्लीमेंट करवाती है। जो वायलेटर्स होते हैं आपके राइट्स के, जो आपके राइट्स को वायलेट करते हैं, उनको प्रॉपरली पुनिश भी किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर आता है स्टेट इज जनरेटर, प्रोटेक्टर एंड फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहां पे ये कहा जाता है कि स्टेट के द्वारा तुम्हें ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, स्टेट ही जनरेटर है, प्रोटेक्टर है और फैसिलिटेटर है ह्यूमन राइट्स की। अगर स्टेट ना होती तो तुम्हारे पास अधिकार नहीं होते। तुम खुद सिचुएशन को मतलब कि समझो ना। मान लो हमारे देश के अंदर कोई सरकार नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई
सुप्रीम जो है वो सोवरन बॉडी नहीं है। हमारे देश के अंदर सारे लोग बिना किसी अथॉरिटी के रह रहे हैं, ना ही सरकार है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना लॉ एंड ऑर्डर है। जब ये सब चीजें नहीं होंगी तो क्या केओस नहीं मच जाएगा इसमें, सोसाइटी में? क्या एनार्की नहीं आ जाएगी, उथल पुथल नहीं हो जाएगी समाज में? कोई भी किसी को गोली मार देगा चौराहे पे खड़े होके। अभी कोई किसी को गोली नहीं मारता है क्योंकि उसको डर है कि उसके ऊपर प्रॉपर जो है उसको पुनिश किया जा सकता है। हालांकि फिर भी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। जब हमारे पास प्रॉपर लॉ है, हमारे पास प्रिजन की प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हमारे पास जो है वो लोग जो समाज के अंदर राइट्स को वायलेट करते हैं, जब फिर गलत काम करते हैं तो उनको डर तो है ना पहले से कि भाई उनको जो है वो पुनिश किया जाएगा। और जब उनके पास डर ही नहीं रहेगा तो कोई किसी की प्रॉपर्टी स्नैच कर लेगा, कोई किसी के राइट्स को वायलेट करेगा, किसी को गोली मार देगा, माइट इज राइट प्रिवेल करेगा, है ना। न्याय जिसको कहते हैं, दैट बिग फिश इज गोइंग टू ईट द स्मॉलर फिश, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। जिसमें दम है, जिसमें ताकत है, वो वीकर जो कमजोर आदमी है उसको ऑप्रेस कर देगा। तो ऐसा नहीं हो जाएगा समाज में। तो यहां पे ये कहा जाता है कि स्टेट ने ही तुम्हें अधिकार दिए हैं। जब स्टेट ने तुम्हें अधिकार दिए तब तुम्हारे पास अधिकार आए। स्टेट नहीं होती तो तुम्हारे पास अधिकार नहीं होते। तो स्टेट प्रॉपरली तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, तुम्हारे राइट्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है। तुम्हारे राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो उनको लीगल सेंस ऑफ टर्म में इन्फोर्समेंट करवाने का काम करती है। इस चीज की यहां पे बात की जाती है। डेविड ह्यूम, जॉन ऑस्टिन, थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथिंग इसके बिगेस्ट एक्सपोनेंट हैं। मतलब कि जो लोग इस थियरी को सपोर्ट करते हैं या इस थियरी की डेवलपमेंट के लिए जिन लोगों ने काम किया उसमें डेविड ह्यूम आते हैं। जॉन ऑस्टिन इसके बहुत बड़े एक्सपोनेंट हुए। थॉमस हॉब्स आते हैं। थॉमस हॉब्स भी पूरे तरीके से पॉजिटिव लॉ को सपोर्ट करते हैं, इस थियरी को सपोर्ट करते हैं। जेरेमी बेंथम जैसे फिलोसोफर्स जो हैं वो भी इस थियरी को सपोर्ट करते हैं। यहां पे ये कहा जाता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कुड ओनली बी मेड प्रैक्टिकल ओनली थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशन स्टेट विदाउट लीगल स्ट्रक्चर दीज राइट्स हैव नो वैल्यू और क्रेडिबिलिटी। वही मैंने आपको समझाया। यहां पे ये कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स की इंप्लीमेंटेशन तब होती है, ह्यूमन राइट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट तब किया जाता है क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे पास नेशन स्टेट्स के अलग अलग तरह के मैकेनिज्म हैं, हमारे पास जो है वो लीगल मैकेनिज्म अवेलेबल हैं, हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास लॉ है, हमारे पास जेलें हैं, हमारे पास जो अब क्या बोलते हैं एक प्रॉपर मैकेनिज्म है कि अगर तुम्हारे राइट्स वायलेट हो जाएंगे तो उनको इन्फोर्स किस तरीके से करवाना है। अगर स्टेट ना होती, अगर ये स्ट्रक्चर ना होते, अगर लीगल स्ट्रक्चर ना होता तो तुम्हारे राइट्स की कोई वैल्यू ना बचती, तुम्हारे राइट्स की कोई क्रेडिबिलिटी ना बचती, तुम्हारे राइट्स बेसलेस थे, तुम्हारे राइट यूजलेस थे। अगर स्टेट ही ना होती तो तुम कहां जाते? अगर तुम्हारे राइट्स वायलेट हो जाते, कहीं नहीं जा पाते तुम। उसके बाद यहां पे आता है बेस्ड ऑन इंपीरिसिज्म स्टेट्स रोल इज क्रूशियल। यहां पे जो है ना ये थियरी इंपीरिसिज्म के ऊपर बेस है, रैशनलिटी के ऊपर बेस है। ये जो है साइंटिफिक चीज की बात कर रहे हैं, साइंटिफिकली ये प्रूव कर रहे हैं कि तुम्हारे राइट्स की सच कोई वैल्यू नहीं बच जाएगी अगर स्टेट नहीं होगी। तो स्टेट ने तुम्हें राइट्स प्रोवाइड किए हैं, इसलिए स्टेट का जो रोल है वो बड़ा क्रूशियल है तुम्हारे ह्यूमन राइट्स के अंदर। तो सिंपली अगर मैं इसको क्रक्स अगर आपको इस थियरी का दूं तो इसके अंदर यही कहा जा रहा है कि तुम्हारे जो राइट्स हैं वो तुम्हें स्टेट ने दिए हैं, किसी नेचर ने नहीं दिए, किसी डिवाइन अथॉरिटी ने नहीं दिए हैं, किसी मॉरल ऑर्डर के तहत तुम्हें राइट्स नहीं दिए गए हैं, बल्कि तुम्हें राइट्स जो हैं वो स्टेट के द्वारा दिए गए हैं। और ये जो राइट्स हैं ये मैन मेड कंस्ट्रक्ट है। ये जो लॉज हैं, ये राइट्स हैं तुम्हारे, ये खुद इंसान ने बनाए हैं, मैन मेड कंस्ट्रक्ट है, राइट। ये नहीं है कि ऊपर वाले ने तुम्हें राइट्स दिए हैं। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये जो राइट्स हैं ये तुम्हें स्टेट देती है, स्टेट तुम्हारे राइट्स को इंप्लीमेंट करती है। अगर स्टेट नहीं होगी तो तुम्हारे राइट्स की सच कोई वैल्यू नहीं बच जाएगी। इस चीज की यहां पे बात की जाती है। तो आइए लीगल थियरी ऑफ ह्यूमन राइट्स का हम क्रिटिसिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि क्रिटिक्स किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं लीगल थियरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के लोगों को या फिर लीगल थियरी ऑफ ह्यूमन राइट्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है लीगल थियरी डज नॉट प्लेस एनी मॉरल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द रूल्स अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट्स। ये जो लीगल थियरी है ये कोई मॉरल ऑब्लिगेशंस जो है वो अडॉप्ट नहीं करती है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर के वो किस तरीके से लॉस को या फिर इन रूल्स को इंप्लीमेंट करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्टेट ही सब कुछ करती है, स्टेट ही लॉस को बनाती है, स्टेट ही राइट्स को प्रोवाइड करती है। अगर स्टेट ही सब कुछ करती है तो स्टेट के ऊपर कोई मॉरल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए ना। स्टेट गलत राइट्स भी तो दे सकती है, मतलब स्टेट गलत काम भी तो कर सकती है, गलत तरीके से क्या बोलते
लॉज बना सकती है, गलत तरीके से जो है वो समाज के अंदर बिहेवियर को रेगुलेट कर सकती है। तो मॉरल कॉन्स्टेंट्स होनी चाहिए ना स्टेट के ऊपर, कुछ मॉरल जो स्टेट का बिहेवियर है उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ मॉरल कॉन्स्टेंट्स होनी चाहिए। अगर स्टेट के द्वारा लॉज बनाए जा रहे हैं तो क्या वो लॉज जस्टिशिएबल हैं, मतलब जस्टिफाइएबल हैं? क्या वो लॉज मतलब मॉरलिटी के पैरेलल चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि स्टेट कुछ ऐसे लॉज बना रही है जो कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर असॉल्ट करते हो, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को के ऊपर हमला करते हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर जो है उनका ह्यूमैनिटी का शोषण करते हो। तो क्या स्टेट मतलब कि स्टेट के ऊपर कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस तो होनी चाहिए। स्टेट जब लॉज बनाती है, राइट्स बनाती है, तो अपने हिसाब से अगर स्टेट सब कुछ करती है, स्टेट अगर अपने हिसाब से सब कुछ करेगी तो स्टेट कुछ भी कर सकती है। फिर स्टेट किसी को राइट दे सकती है, किसी को नहीं भी दे सकती है। तो स्टेट सिलेक्टिविटी को अडॉप्ट कर सकती है। यहां पे ये इसका क्रिटिसिज्म है। नो यूनिवर्सल एंड इनहेरेंट कैरेक्टर ऑफ दीज राइट्स कैन बी एंजॉयड ओनली व्हेन स्टेट इज विलिंग टू ग्रांट। यहां पे ये कहा जा रहा है कि जब स्टेट तुम्हें राइट्स दे रही है तो इन राइट्स का कोई इनहेरेंट या यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं रहेगा। हो सकता है कुछ देशों की स्टेट आपको ये राइट दे दे, कुछ देशों की स्टेट आपको ये राइट नहीं दे। हिंदुस्तान और अमेरिका जैसे देशों में लोगों को राइट्स मिले हुए हैं, नॉर्थ कोरिया में लोगों को राइट्स नहीं मिले हुए हैं, चाइना के अंदर लोगों के पास राइट्स उस तरीके से नहीं मिले हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर स्टेट के द्वारा राइट्स दिए जाते हैं, अगर ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल नहीं है, अगर ह्यूमन राइट्स नेचर के द्वारा नहीं दिए गए हैं, तो स्टेट सिलेक्टिविटी को अडॉप्ट कर सकती है। यहां पे कुछ लोगों को राइट्स मिल सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल सकते हैं। कुछ लोगों को अलग तरह के राइट्स मिल सकते हैं, कुछ लोगों को अलग तरह के राइट्स मिल सकते हैं। स्टेट चाहे तो तुमको राइट्स दे, स्टेट चाहे ना दे। तो इस चीज की यहां पे बात की जाती है। कैन बी एंजॉयड ओनली व्हेन स्टेट इज विलिंग टू ग्रांट इन राइट्स को। फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि स्टेट जब चाहती है तब हम इन राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। अगर स्टेट चाहती है कि तुमको हमें राइट्स नहीं देने हैं, लोगों को हमें राइट्स नहीं देने हैं, तो हम उन राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज की यहां पे बात की जाती है। ये भी इसका बड़ा क्रिटिसिज्म आता है। तो इस तरीके से लीगल थियरी को और साथ ही साथ नेचुरल थियरी ऑफ ह्यूमन राइट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इतना भी डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं था, सिंपल था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक आप सबको धन्यवाद। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर।